दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूं सुशीला सिंह। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने रुझानों में पार किया बहुमत का आंकड़ा, लेकिन नहीं दोहरा पाई 2019 का प्रदर्शन। स्मृति ईरानी बोली, जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा। बीजेपी को यूपी में लगा सबसे बड़ा झटका। अखिलेश राहुल की जोड़ी ने किया बढ़िया प्रदर्शन। राहुल गांधी बोले, The country has unanimously and clearly stated we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. नजरें तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर रहेंगी कि अगर वो एनडीए से निकले तो सत्ता इंडिया की ओर सरक जाएगी। केसी त्यागी बोले, आज के चुनाव नतीजों ने बताया कि नीतीश कुमार ने सिर्फ और सिर्फ जेडीयू ने बिहार को उत्तर प्रदेश होने से बचा लिया। आज के स्पेशल पॉडकास्ट में हम जानेंगे राज्यों का हाल और विश्लेषण के लिए स्टूडियो में होंगे वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव। तो शाम को 7:30 बज चुके हैं और आप जानते हैं कि ये वक्त हमारा स्पेशल पॉडकास्ट का वक्त है और ये वक्त है बीबीसी दिन भर पॉडकास्ट का। इससे पहले कि हम आज के स्पेशल पॉडकास्ट की शुरुआत करें, आपको बता दें कि आज हम आधे घंटे नहीं बल्कि 1 घंटे तक साथ रहने वाले हैं, यानी 8 नहीं बल्कि 8:30 बजे तक। और इस दौरान हम चुनावी नतीजों का बारीक विश्लेषण तो करेंगे ही, चलेंगे चुनावी हलचल का रंग देखने अलग अलग राज्यों में अपने सहयोगियों के पास। और स्टूडियो में पिछले 1 महीने से जिनका विश्लेषण आप सुनते आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव, वो मेरे सामने मौजूद हैं। तो सुशीला, आज की कहानी की शुरुआत हम वहां से कर रहे हैं जहां से ये हुई थी। तो बीजेपी ने एनडीए गठबंधन के लिए एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार, और इंडिया गठबंधन ने दावा किया कि सरकार हमारी ही बनेगी। तो इन नारों और दावों का जवाब आज मिल गया। 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए, नतीजे आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त भी जब आप हमें सुन रहे हैं तो सारे नतीजे नहीं हैं, इनमें रुझान है। और ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 292 सीटों पर आगे है और इंडिया गठबंधन 233 सीटों पर काबिज होती दिखाई दे रही है। इस बार जीत की वो चमक दिखाई नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि पिछली बार 330 सीटें उसने खुद जीती थी और बीजेपी अब की बार अपने दम पर केवल 241 के आसपास सीटें हैं। और चूंकि ये रुझान है, लेकिन 400 का जो पार का नारा है वो फीका पड़ गया और अयोध्या मुद्दा भी काम नहीं आया। एनडीए एक बार फिर सरकार बनाने की स्थिति में आती नजर आ रही है। हाँ, ये जरूर है कि एग्जिट पोल में जिस तरह से 350 से लेकर 400 सीटें दिखाई जा रही थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पॉडकास्ट में शामिल कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव को। सबसे प्राथमिक टिप्पणी, दिन भर लोगों ने देख लिया कि अब क्या कुछ हो चुका है। सबसे प्राथमिक टिप्पणी मोहनलाल जी ये कि 2014 से लेकर 2024 10 साल वो भारतीय राजनीति में, अब अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक एबरेशन की तरह दिखते हैं, एक एबनॉर्मलिटी की तरह। आज अगर 2014 में देश में पहली बार सत्ता परिवर्तन हुआ था कि जो स्थापित सत्ता पक्ष था, वाजपेयी की सरकार में भी वो नहीं हुआ था, स्थापित सत्ता पक्ष पहली बार सत्ता से बाहर हुआ था 16 मई 2014 को, जब मोदी जी ने स्पष्ट बहुमत के साथ शपथ जीते थे वो चुनाव। आज 2024 के चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आया है, आप कह सकते हैं कि हम प्री 2014 एरा में लौट गए हैं। मतलब एक भारतीय राजनीति अपनी नॉर्मल सहज उस दुनिया में चली गई है। गठबंधन, उखाड़ पछाड़, लेन देन, अंडरस्टैंडिंग, तो मतलब जो एक पार्टी का और एक नेता का निरंकुश सा शासन दिखता था, आज उसका समापन हुआ। आज से वापस हम पुरानी तरह की राजनीति पर लौट गए भारत में। तो हम पुराने तरीके की राजनीति पर लौट गए। सुशीला, आज का दिन जो है बड़ा चमक धमक भरा रहा और हर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में, चाहे वो बीजेपी की हम बात करें या फिर हम कांग्रेस की बात करें, गठबंधन की बात करें, ढोल दोनों जगह बजे और दोनों जगह ढोल बजते नजर आए। राहुल गांधी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। The country has unanimously and clearly stated we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country.
We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने संविधान पर कुठाराघात किया वो उससे सहमत नहीं है। देश को जिस तरह से मोदी चला रहे थे वो उससे संतुष्ट नहीं है, और आज के नतीजे यानी कि जनादेश ने ये साबित कर दिया है कि मोदी इस देश को कहाँ ले जा रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार सुनेत्रा चौधरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुनेत्रा, आप क्या कहेंगी? इस बहुत संक्षेप में पहली टिप्पणी आपसे चाहेंगे। लगता है सुनेत्रा को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है मोहनलाल जी, लेकिन संक्षेप में बता दें कि आज क्या क्या पूरे जो नतीजे आए हैं उसमें प्रदर्शन कैसा रहा है दोनों ही गठबंधन जो दल है उनका। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा उसके सबसे बड़े गढ़ यूपी में। अगर यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन खराब नहीं होता तो बीजेपी को हो सकता है कि अपने दम पर ही 272 का आंकड़ा वो पार कर लेती, और तब बीजेपी की स्थिति भी जो है मोहनलाल जी अलग होती। कार्यक्रम में यूपी पर विस्तार से चर्चा होगी। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में एनडीए ने अच्छा किया है, लेकिन उसमें बीजेपी की जगह जनता दल यूनाइटेड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल में उसका प्रदर्शन जो था वैसा नहीं रहा जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। महाराष्ट्र में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा और राजस्थान में भी कांग्रेस ने बीजेपी से कुछ सीटें छीन ली। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा में भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। केरल में मोहनलाल जी वो खाता खोलने में कामयाब रही है। और अब दक्षिण भारत की बात करें, तमिलनाडु वो ऐसा राज्य है जहाँ बीजेपी कोई भी सीट हासिल नहीं कर सकी है। इन सब पर अलग से चर्चा करेंगे। राज्यवार सिलसिले से हम लोग चर्चा करने वाले हैं जी। और इस समय जब हम इस पॉडकास्ट को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जो बीजेपी का मुख्यालय है वहाँ पर जाने वाले हैं, और उन्होंने कुछ समय पहले एक ट्वीट भी किया है जिसमें काफ़ी कुछ बातें कही हैं, और वो विस्तार से अपने कार्यकर्ताओं से पार्टी मुख्यालय में बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले अब बात करते हैं सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उसकी संख्या है 80 जी। और 80 सीटों वाले इस राज्य की बात करें तो यहाँ रुझानों में एनडीए को 36, वहीं इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, जहाँ बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा ही। वहीं सपा ने उम्मीद से जो है बेहतर प्रदर्शन किया है। चलते हैं सीधे लखनऊ, दिलनवाज पाशा के पास। वो लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में मौजूद हैं। दिलनवाज पाशा से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें बताना ज़रूरी है कि जो अमेठी सीट जिस पर सबसे ज़्यादा नज़र थी वो सीट जो है वो स्मृति ईरानी हार गई। हार के बाद वो क्या बोली, ज़रा उन्हें सुनते हैं। जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा। लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने क्षेत्र में हर गांव में जाकर काम किया। इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी, और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, ये कह रही थी स्मृति ईरानी, जो कि हार गई। और ये सीट जो है बड़ी प्रतिष्ठा की मानी जा रही थी, लेकिन स्मृति ईरानी हार गई और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, जो स्थानीय प्रत्याशी थे, वो जीत गए। दिलनवाज पाशा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और आप इस समय लखनऊ में हैं, जरा हलचल बता दीजिए लखनऊ की क्या कह रही है। देखिए, लखनऊ में फिलहाल मैं थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय में था, जहां चर्चा हो रही है दिल्ली में मुलाकात की और किस तरीके से जो है जतन शुरू किया जाए केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का। हालांकि जो नतीजे हैं वो बीजेपी गठबंधन को जो है बहुमत से आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा सुबह हम बीजेपी कार्यालय के बाहर गए थे, जहां काफी जोश था, कार्यकर्ता थे, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। लेकिन 9 बजे के आसपास माहौल बदल गया। 9 बजे के करीब में जब समाजवादी पार्टी कार्यालय गया, वहां इक्का दुक्का कार्यकर्ताओं को छोड़कर कोई नहीं था, क्योंकि अधिकतर कार्यकर्ता जो है काउंटिंग सेंटर पर थे। लेकिन जैसे ही 11 बजे और ये लगने लगा कि जो रुझान अभी आ रहे हैं ये नतीजों में बदल जाएंगे, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जश्न शुरू हो गया, पटाखे फोड़े जाने लगे और शाम होते होते वहां लड्डू बंटने लगे। दूसरी तरफ जब शाम के वक्त में बीजेपी कार्यालय गया तो वहां पर एक तरीके से लोग तो थे, लेकिन सन्नाटा था। कोई इन नतीजों पर बात नहीं करना चाह रहा था। दरअसल उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और जब राम मंदिर का शुभारंभ हुआ था तब ये उम्मीदें जाहिर की गई थी कि बीजेपी अधिकतर सीटें जीत लेगी, एक तरीके की लहर थी। अब भारतीय जनता पार्टी जब शाम हो चुके हैं, नतीजे जब जो रुझान है
लगभग नतीजों में बदल चुके हैं। जो लीड्स हैं वो कंसोलिडेट हो गई हैं। बीजेपी के पास 32 सीटें हैं और अगर उसके गठबंधन सहयोगियों को भी जोड़ लिया जाए तो 35। वहीं इंडिया गठबंधन को 44 सीटें मिली हैं, 6 सीटें कांग्रेस के पास हैं। 38 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिख रही है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें 1-2 सीट मार्जिन थोड़ा कम है। तो ये नतीजे पूरी तरीके से अप्रत्याशित हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता वो बड़े चेहरे बता दीजिए जो कि जीत गए हैं संक्षेप में। देखिए, बड़े चेहरों के अलावा मैं खास तौर पे जिक्र करना चाहूंगा फैजाबाद का, जिसे अयोध्या के नाम से हम जानते हैं। वहां अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की और अयोध्या में जीतना एक तरीके से संकेत है। इसके अलावा स्मृति ईरानी हार गई है, जमीश्वर टेनी हार गए हैं, मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान जो मिनिस्टर हैं वो हार गए हैं। राहुल गांधी ने बड़ी जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीते हैं। तो ये जो नतीजे रहे हैं, जैसे वेस्टर्न यूपी की अगर हम बात करें तो जो मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीटें थी, अगर हम अमरोहा को छोड़ दें तो लगभग सभी पर गठबंधन ने जीत हासिल की है। जी मोहनलाल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी का गणित तो बता दिया। वरिष्ठ पत्रकार सुनित्रा चौधरी के पास चल रहे थे, पिछली बार बात हो नहीं पाई थी। सुनित्रा जी, पहली प्रारंभिक टिप्पणी आपकी चाहेंगे? जी, मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि बहुत सारे टेकअवेज इससे। एक तो ये कि हम लोगों ने शुरू में ये सोचा था कि ये बहुत ही बोरिंग सा चुनाव है, क्योंकि सबको यही लगा था कि बिल्कुल प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आने वाले हैं। आपको याद होगा, लोग 100 डेज की मीटिंग्स करने लगे थे और कैबिनेट मीटिंग्स भी हो रही थी। लेकिन जनता ने सबको ये दिखा दिया कि किसी भी चुनाव को हम टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हर चुनाव में सरप्राइजेस होता है। और अगर आप देखिए तो दूसरी जो मेरे लिए टेक अवे, जो बड़ा सा लेसन है इस चुनाव में, वो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन जो कि 2014 से चल रहा है, वो ये है कि कांग्रेस मुक्त भारत। तो इस चुनाव में बिल्कुल नहीं लगता है, एक तरीके से कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है। उनके अपने जो इंटरनल सर्विस थे वो भी काफी कंजर्वेटिव थे। उनको लग रहा था कि उनको करीब 75 जैसे सीट मिलेंगे। उनके 100 सीट आने से उनका जो ऑपोजिशन में जो पोजीशन है, और ये इंडिया अलायंस का एक सुनेत्रा, बहुत ही जी सुनेत्रा, मैं संजीव श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते संजीव जी। ये बताइए मुझे कि आप दिल्ली में सुगबुगाहट और पावर ऑफ कॉरिडोर्स में क्या है? नीतीश कुमार और नायडू के फ्यूचर स्टेप्स के बारे में क्या चर्चा है? क्या बीजेपी में अंदरूनी कोई फेरबदल होने की लीडरशिप के मुद्दे पर कोई सुगबुगाहट है, कोई चर्चा हो रही है, या ये सब प्योर स्पेकुलेशन है? मुझे नहीं मालूम संजीव जी कि आपने मेरी आज की स्टोरी, जो मैंने दोपहर को एक क्विक वेब स्टोरी रिलीज की है जो हमारे होम पेज हिंदुस्तान टाइम्स के होम पेज पे है, और उसके मुताबिक कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ऑलरेडी सारे जो पार्टीज हैं, नीतीश कुमार जी के उन्होंने उनको फोन किया। यहाँ तक कि ये भी बताया गया कि बीजेडी ऑब्वियसली, क्योंकि उड़ीसा में बीजेडी की नंबर बिल्कुल कम हो गए और उन्होंने थोड़ी सी बातचीत कांग्रेस से भी वहाँ पे की थी, तो उनसे बातचीत चल रही है। और कांग्रेस के सूत्रों ने ये भी बताया कि एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र में 10 के पोजीशन। अरे कांग्रेस किससे बात कर रही है उससे रेलेवेंट है वो जवाब में क्या कह रहे हैं लोग, ये बताइए अगर कुछ जानकारी है तो। कांग्रेस किससे बात कर रही है? नहीं, मतलब नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, बीजेडी वाले क्या कह रहे हैं, शिंदे क्या कह रहे हैं, नायडू क्या कह रहे हैं, उस बारे में कोई खबर आई है आपके पास? नायडू ने तो बिल्कुल कह दिया है कि वो अभी के लिए एनडीए के साथ ही रहेंगे। लेकिन कांग्रेस का कैलकुलेशन ये है संजीव जी कि वो कह रहे हैं कि नायडू जो है, इसका मतलब वो बार्गेनिंग पोजीशन में है और वो बीजेपी से भी काफी हार्ड बार्गेन करेगी। तो कांग्रेस का ये अनुमान है कि अगर वो कुछ लोगों से उनका कहना है मिनिमम 3 कैबिनेट बर्थ्स नायडू मांगेंगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए ये तो देखते हैं कि क्योंकि राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि वो अलायंस पार्टनर्स के साथ कल बातचीत करेंगे और डिसाइड करेंगे कि आगे का उनका क्या स्टेप रहेगा। लखनऊ चलते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनीता अरोन जुड़ चुकी हैं। और सुनीता जी, आपसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि ये जो यूपी के नतीजे, जो रुझान हमें दिख रहे हैं, उसे आप किस तरह से देख रही हैं? आई थिंक बिल्कुल एक मिसमैच था जो बीजेपी का नरेटिव था और जो ग्राउंड पे रियलिटीज पे। फर्स्ट फेज के बाद जब उनको लगा कि मुस्लिम्स डिवाइड नहीं हो रहे और अलायंस पे जा रहे हैं, दे बिकेम अ लिटिल, दे वर रैटल्ड
और मंदिर का भी कोई असर नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मुस्लिम एंड जो बातें उन्होंने उठाई, मंगलसूत्र इनहेरिट कर लेंगे, उसका एक तो कांग्रेस ने बड़ी जल्दी रिस्पॉन्ड दिया और उसको काउंटर करा, स्पेशली प्रियंका गांधी ने। और सेकंड, वो नैरेटिव जो ग्राउंड पे था, लोग बात कर रहे थे इन्फ्लेशन की, लोग बात कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट की, लोग बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की, उस पे उन्होंने कहा कि ये लोग गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। तो नेचुरली वो समाउ वो डिस्कनेक्ट हो गया बिटवीन द वोटर एंड द जो डायलॉग्स चल रहे थे, जो नैरेटिव चल रहा था। सेकंड, ये अखिलेश और ने अपनी टिकट्स बहुत संभाल के बांटी, और जो पीडीए लोग समझ नहीं पा रहे थे, आज वो समझ रहे हैं कि व्हाट डिड पीडीए मीन। ये उनके पिताजी का फॉर्मूला है कि वो हमेशा अपने चारों तरफ हर कास्ट के, बैकवर्ड कास्ट के नेताओं को अपने चारों तरफ रखते थे और अपने ही पार्टी में ग्रो करते थे। तो विच आई थिंक ही इज प्लानिंग टू डू नाउ, कि अपने ही लोगों को आगे ग्रो करें। अयोध्या में हारना, ये जब डेमोलिशन हुआ उसके बाद भी बीजेपी ने लूज किया था। उसके बाद अब मंदिर बनने के बाद बीजेपी को बहुत उम्मीद थी, बट देखिए लोग गए, अपनी आस्था में गए, पर उसको उन्होंने चुना। जब उनके पास खाने की प्रॉब्लम है, बुलडोजर से उनके घर टूट रहे हैं। जी सुनीता जी, यहाँ ये जानना चाहेंगे कि ये जो नतीजे हैं, ये मोदी के लिए बड़ा झटका है या फिर मुख्यमंत्री योगी के लिए? देखिए, दोनों के लिए अगर डबल इंजन गवर्नमेंट की बात होती है तो दोनों के लिए ही झटका है। और इस समय सबसे ज्यादा रैलीज मुख्यमंत्री जी ने करी थी, अबाउट 200 और सो, एंड उसके बाद मोदी जी ने करा और अमित शाह ने करा। ये 3 स्टार कैंपेनर्स थे। राजनाथ सिंह जी ने भी थोड़ी करी थी। तो आई थिंक दोनों के लिए है। बट योगी क्योंकि एक इशू बन गए थे, जब केजरीवाल जी ने कहा इनको हटा दिया जाएगा, और थोड़ा सा दिल्ली और इसमें जो मिसट्रस्ट है, अब देखते हैं, क्योंकि एक बारी कल्याण सिंह जी के जमाने में मुलायम सिंह जी को बहुत टिकट मिली थी तो उनको हटाया गया था। अब ये किस तरह से पार्टी लेती है, बहुत जी यही जानना चाहेंगे कि योगी का भविष्य क्या देखती है? इतना बड़ा राज्य है, पिछली बार का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। देखिए इस समय आप ये नहीं कह सकते कि योगी से कोई बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। वो जो बुलडोजर है ना उनका, वो दोनों, इट्स अ टू प्रॉन्ग थिंग। एक तरफ महिलाओं को लगा कि भाई ये मतलब लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ, दूसरी तरफ लोगों को लगा ये डिक्टेटरशिप है एक तरह से, कि बिना मौका दिए लोगों के घर को घेर देना। तो ये 2 तरह से काम करा। और अब आगे फ्यूचर की जो आप बात कर रहे हैं, अगर बीजेपी ये कोशिश करेगी कि बैकवर्ड्स को फिर से उनको अपने साथ लाना है, जो कि उनसे दूर हुए हैं, तो ये हो सकता है कि वो चेंज करने की कोशिश करें। बट योगी उतने मतलब उनको, वन शुड नॉट थिंक दैट ही कैन बी शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे। योगी इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं है। वो ज्यादा होगा तो मठ चले जाएंगे, वहां बैठ जाएंगे। तो लेट्स सी, पहले तो दिल्ली में गवर्नमेंट बने। देखिए कांग्रेस के पास नंबर्स नहीं है। अभी मैं आपका डिस्कशन सुन रही थी, अगर जेडीयू भी आ जाता है, टीडीपी भी आ जाता, नंबर कहाँ है? देन राष्ट्रपति भवन में कौन बैठे हैं? सबसे पहले जो लार्जेस्ट पार्टी अगर को बुलाते हैं या प्री पोल कोएलिशन को बुलाते हैं तो बीजेपी को बुलाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने तो धन्यवाद दिया है लोगों को कि आपने तीसरी बारी हमारे में फेथ एक्सप्रेस करी है। तो उससे तो लगता है कि सरकार बनाएंगे, और फिर उसके बाद कौन कहाँ जाएगा ये तो कोएलिशन गवर्नमेंट्स में चलता ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी हमसे जुड़ने के लिए। संजीव जी, आपको शामिल करना चाहेंगे कि यूपी इतना बड़ा पॉपुलर स्टेट है, इतनी बड़ी बहुत संख्या में वहाँ सीटें भी हैं, तो यूपी के नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? संक्षेप में देखिए, मेरे ख्याल से सुनीता जो अभी बोल रही थी लखनऊ से, वो दिलचस्प बात है, क्योंकि योगी एक फैक्टर इस इलेक्शन में विली निली बन गए थे। जिस तरह से केजरीवाल ने कहा था कि ये हटेंगे 2 महीने में, उसके बाद एक्चुअली तो मैं ये समझना चाह रहा था, लेकिन उसका उत्तर शायद उनके पास भी नहीं होता, किसी के पास नहीं है, कि योगी ने ये जो रिजल्ट आया है उसमें योगी की और उनके समर्थकों की क्या भूमिका है। क्या वो भी थोड़ा रुष्ट होकर उन्होंने थोड़ी वहाँ की संख्या घटाई, या वो बहुत ही सुइसाइडल कदम होता है इसलिए नहीं घटाई, नेचुरल कोर्स में ऐसा रिजल्ट आ गया है? तो योगी एक अब थोड़ी सी एक मिस्ट्री या एक पहेली टाइप रहेंगे थोड़े दिन।
दिल्ली चाहेगा उनको हटाना, हटा नहीं पाएगा। तो बेसिकली अभी योगी तो अटक गए हैं गले में। संजीव जी, थोड़ा सा इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं और ज़रा अब जिक्र करते हैं उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का, जिस पर सबसे ज़्यादा नज़र थी। तो लोकसभा की 48 सीटें हैं यहाँ पर, और बीजेपी के साथ एनडीए के सहयोगी दल एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी मैदान में थे, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। यहाँ पर एनडीए की 18 सीट और इंडिया को लगभग 29 सीटों का रुझान सामने आ रहा है। वहां की आवाजें जरा सुनते हैं पहले। अभी सच्चाई दिख रही है लोगों को, क्योंकि जब उद्धव साहब हमारे नीचे उतरे ना, तब लोगों की आंखों में पानी था। वो तभी से वो लोग ने गद्दारों को गाड़ने को लिए पूरा थाम रखा था कि गद्दारों को गाड़ देंगे, और सच्चा बाला साहब की ये शिवसेना है, बाकी किसी की नहीं। अभी वो अच्छे दिन आए हैं, हम लोग अच्छे ही हैं और अच्छा ही अभी आगे आगे देखो क्या होता जाएगा, हमको बाकी कुछ पता नहीं। तो हमारे साथ मराठी सेवा के संपादक अभिजीत कांबले साहब हैं। आवाज़ें सुन ली आपने, कहानी भी आप जानते हैं, और कहानी जरा हमारे लिसनर भी जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में दो बड़ी पार्टियों शिवसेना और एनसीपी में पार्टियों में टूट फूट हुई। असली कौन है, नकली कौन है, बड़ा मुद्दा गरमाया। वोटरों के बीच क्या संदेश गया और क्या मैसेज है इस इलेक्शन के नतीजे का? महाराष्ट्र की अगर हम बात देखेंगे तो महाराष्ट्र में ये जो पार्टी स्प्लिट हुआ उसके बाद का सबसे अहम चुनाव ये हुआ लोकसभा का, कि असेंबली चुनाव जो है अक्टूबर में होना हमारे यहाँ पे ड्यू है। लोकसभा चुनाव में ये तय होना था कि जो स्प्लिट हुआ है उसको लोग किस तरीके से देखते हैं, और ये मैसेज लोगों ने दिया है जो कि क्लियरली दिख रहा है कि जो स्प्लिट हुई, जो पार्टी स्प्लिट हुई, एनसीपी है, शिवसेना है, उससे लोगों में नाराज़गी है। तो ये एक मैसेज, स्ट्रांग मैसेज गया है, और लोगों ने ये भी दिखाया है खास करके रूरल महाराष्ट्र में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, कि वो शरद पवार के साथ है, अजित पवार के साथ नहीं है, और मुंबई में है कि हम उद्धव ठाकरे के साथ है जो पुरानी शिवसेना है उन्होंने, और विदर्भ में कांग्रेस की तरफ रुझान रहा है। तो इन तीनों पार्टियों को महाराष्ट्र से एक मैसेज मिला, एक सपोर्ट मिला है। और दूसरी जो चीज़ थी कि ये जो पार्टी स्प्लिट है वो एक तरीके से बुमरैंग हुई है बीजेपी के लिए। बीजेपी ने ये सब गठजोड़ बनाया था ताकि हम लोकसभा चुनाव जीत जाए, इसीलिए ये सब हुआ था। लेकिन इसके बावजूद ये उल्टा हुआ है, क्योंकि इसकी वजह ये हुई कि लोकसभा के वक्त, चुनाव के वक्त, ये जो सहानुभूति जो है वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार इनके पास में गई है। संजीव जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं बस कामले साहब से ही समझना चाह रहा हूँ। आपने खुद कहा अक्टूबर में चुनाव है महाराष्ट्र का, वो इस लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी चुनावी कवायद होगी एक्सरसाइज। बिल्कुल, वहां पे क्या इसी तरह के नतीजे आप देख रहे हैं असेंबली में? अभी अगर हम देखेंगे इन नतीजों को, तो बिल्कुल ये नतीजे वो विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि अभी जो भी महाराष्ट्र में 13 या 14 के बीच में बीजेपी है, इसमें मोदी जी का जो नाम आ रहा है कि उनकी वजह से कुछ सीटें मिली है, वो फैक्टर तो उस वक्त रहेगा भी नहीं। उस वक्त तो आपको स्थानीय मुद्दों पे ही चुनाव लड़ना है। और महाराष्ट्र के ये जो 2024 की जो बात है लोकसभा की, इसमें सबसे बड़ी बीजेपी के लिए प्रॉब्लम यही रही कि महाराष्ट्र में चुनाव जो है मोदी या नेशनल लेवल के मुद्दों पे नहीं हुआ, वो स्थानीय मुद्दों पे। कोई चांस उद्धव की घर वापसी का? अभी तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स ऐसी हुई है कि कोई भी गुंजाइश जो है वो हम नकार नहीं सकते। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एक पॉलिटिक्स बनी है, उस वक्त ये तुरंत होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। उल्टा ऐसा है कि उद्धव ठाकरे अपनी एक अपॉर्चुनिटी इसमें देख रहे हैं कि अगर मुझे इतना सपोर्ट मिलता है तो असेंबली में भी मुझे ये सपोर्ट मिलेगा। अगर वो कुछ अलग डिसीजन लेते जैसे कि बीजेपी के साथ वापस जाने का, तो यही सपोर्ट उनको रहेगा नहीं रहेगा, इसको लेके सवाल उठता। तो जो कम सीटें आई हैं बीजेपी की या जो गठबंधन है वहाँ पर एनडीए का, क्या कारण रहा? और पवार और जो ठाकरे हैं उनके लिए क्या सोशल इंजीनियरिंग जो था वो सफलता का कारण बना है? इसमें सबसे पहला जो कारण है, जैसे मैंने बताया कि जो पार्टी स्प्लिट हुए उसको लेके बुमरैंग हुई। दूसरा है स्थानीय मुद्दे जो है हमारे, जो प्रादेशिक मुद्दे हैं और उस कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो मुद्दे हैं वो ज़्यादा कारगर रहे। और तीसरा जो आप बोल रही हो सोशल इंजीनियरिंग, तो सोशल इंजीनियरिंग में हमारे यहाँ पे जो 3 ग्रुप्स है, मराठा, मुस्लिम और दलित, ये तीनों ग्रुप को एक साथ लाने में जो इंडिया अलायंस है वो कामयाब रहा।
क्योंकि मराठा रिजर्वेशन की वजह से उसमें कामले साहब की बात को एक वाक्य में समेटूं, आप करेक्ट कर दीजिएगा मुझे। मैं 4-5 दिन घूमा हूँ महाराष्ट्र। वही मैं आपसे जानना चाहता हूं। कुल मिला के महाराष्ट्र चुनाव का नतीजा इस बात को इंगित करता है, संकेत देता है कि बीजेपी ने तो अपने आप को बहुत टू स्मार्ट क्लेवर बाय हाफ समझा कि हमने एनसीपी भी तोड़ दी, सेना भी तोड़ दी, लेकिन जनता ने उसको नकली सेना माना और नकली एनसीपी मांगा और असली एनसीपी और सेना के साथ रह गए। नतीजे ये आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस चुनाव से यही क्लियर होना था कि असली सेना और असली एनसीपी कौन है और लोग किन के साथ हैं। संजीव जी, आप अभी घूम घाम के, हम लोग जब बात कर रहे थे चुनावी हलचल में, तो आपने बहुत बारीकी से देखा महाराष्ट्र को। जो नतीजे हैं और उस समय जो आपने देखा वो मिलते जुलते हैं या? देखिए वहां पे लग रहा था कि स्प्लिट हो रहा है, महाराष्ट्र में आधा आधा हो रहा है। काफी सिर्फ जो एक चीज जो सब कह रहे थे वहां पे कि बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, अलाइस को ज्यादा होगा, तो बीजेपी को भी हो गया नुकसान। जो तो मतलब सही है ना कामले साहब? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। तो महाराष्ट्र का हमने जिक्र कर लिया। अब हम इस पॉडकास्ट में थोड़ा सा अगले एक और राज्य की ओर बढ़ते हैं और जरा चर्चा करते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार ने बहुत कुछ हुआ है। आवाज सुनते हैं लोगों की। रिजल्ट में लग रहा है इंडिया की सरकार बन रही है, इसलिए दिख रहा है कि कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है, हम बेरोजगारी हटाएंगे। बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। देश भर में लोग इधर उधर बिहार से दिल्ली जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, कर्नाटका जा रहे हैं, किधर किधर जा रहे हैं। वहाँ पे रोजगार जाते हैं सबसे बड़ा तो दिल्ली में। बिहार से लोग जाते हैं दिल्ली में तो ठेकेदार लोग पकड़ के उसे उधर लेके जाते हैं, काम करवाते हैं। हम जहानाबाद से हैं। हाँ, हम लोग गरीब हैं, गरीबों का सरकार आना चाहिए। नरेंद्र मोदी अमीरों के आदमी हैं, उनका दोस्त अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। इंडिया की सरकार आएगी तो गरीबों की बात होगी, गरीबों की काम होगी। नरेंद्र मोदी देश में झूठ फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उसके खिलाफ इलेक्शन हुआ है, ये रेफरेंडम हुआ है। तो ये आवाज़ें जो सुन रहे थे वो बिहार की जनता की थी। और साल 2019 में बिहार में जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी गठबंधन को 39 सीटें मिली थी। हालांकि इन 5 सालों में जेडीयू ने बीजेपी का कमल का हाथ छोड़ा और राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने फिर कमल को थाम लिया। अब तक वहाँ एनडीए गठबंधन 30 सीटों पर बढ़त हासिल कर चुकी है और इंडिया गठबंधन 9 सीटों पर आगे हैं। सीधे हम शामिल कर रहे हैं कि पटना से बीबीसी संवाददाता चंदन जजवाड़े को। चंदन, जरा बिहार का हाल सुनाइए। देखिए, बिहार में बात करें तो सबसे आश्चर्यजनक जो रिजल्ट देखा जा रहा है वो जनता दल यूनाइटेड को लेकर के देखा जा रहा है। जेडीयू एक बार फिर से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 12 सीटों पर उसकी जीत जो है लगभग तय हो चुकी है। कुछ सीटों पर अनाउंसमेंट अभी आधिकारिक तौर पर बाकी है, लेकिन ये बड़ा प्रदर्शन है जेडीयू का, खास करके ऐसे समय में जब ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बार बार जिस तरह से पाला बदलते, इससे उनकी छवि भी बिगड़ी है और उनके जो वोट हैं वो खिसके हैं। लेकिन नीतीश ने दिखा दिया कि वो अभी भी बिहार में सबसे छुपे रुस्तम है चुनावी राजनीति के। दूसरी तरफ बात करें तो जिस तरह से पूरे राज्य में दौरा किया था तेजस्वी यादव ने आरजेडी के लिए, तो आरजेडी को ऐसी सफलता नहीं मिली है। केवल 4 सीटों पर उसके कैंडिडेट या तो आगे चल रहे हैं या जीते हैं। आधिकारिक घोषणा का भी इंतजार है, लेकिन ये बड़ा नुकसान है। और बड़ा नुकसान इसलिए भी माना जा रहा है कि जो सीटों का बंटवारा हुआ था बिहार में, उसमें काफी सवाल उठे थे। जिस तरह से पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया, कांग्रेस के खाते में वो सीट नहीं गई थी, लेकिन पप्पू यादव ने जीत दर्ज करके दिखा दी कि उनकी मांग जो थी वो गैर वाजिब नहीं थी। इस तरह से कई सीटों पर बात करें तो बिहार में ये माना जाता है कि अगर बंटवारा बेहतर होता तो महागठबंधन का प्रदर्शन यहाँ पर और बेहतर हो सकता था। जरा बड़े चेहरे बता दीजिए जो जीते हैं या फिर हारे हैं। देखिए, सबसे जो शॉकिंग रिजल्ट बिहार की राजनीति में देखा जा रहा है वो आरा की सीट है, जहां से आरके सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री रहे थे वो हार गए हैं। बेगूसराय से गिरिराज सिंह जीत गए हैं। बक्सर से सुधाकर सिंह जो कि आरजेडी के नेता हैं, यहां से अश्विनी चौबे का टिकट बीजेपी ने काटा था और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को इसका नुकसान हो गया। यहां से सुधाकर सिंह आरजेडी के जो है वो जीत गए हैं। गया से जीतन राम मांझी जो पूर्व सीएम रहे बिहार के, वो जीत गए हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान जो है रामविलास
रामविलास पासवान की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए जीत गए हैं। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा हार गए हैं, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि बार बार पार्टी या गठबंधन बदलते हैं, उनको अपनी राजनीति का बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ से पवन सिंह जो कि भोजपुरी कलाकार है, वो खड़े हो गए थे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, और इसका बड़ा नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को हुआ, वो हार गए हैं। यहाँ से राजा राम सिंह जो कि CPI-ML के कैंडिडेट हैं, लगातार तीसरी बार लड़ रहे थे, वो इस बार चुनाव जीत गए हैं। कटिहार से तारिक अनवर जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे थे कि उनका ये आखिरी चुनाव होगा और लगता है कि जनता ने इस बार उनका साथ दिया है, वो जीत गए हैं कटिहार से चुनाव। किशनगंज सीट पर कांग्रेस ने एक बार फिर से कब्जा किया है। मुंगेर सीट से ललन सिंह जीत गए। यहाँ से आरजेडी ने एक दांव खेला था। अनिता देवी की शादी हुई थी अशोक महतो से चुनाव के कुछ दिन पहले ही, लेकिन आरजेडी जो है वहां से जीत नहीं पाई है। ललन सिंह बार फिर से चुनाव जीत गए हैं। पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती जो कि लालू यादव की बेटी हैं, तीसरी बार लगातार लड़ रही थी रामकृपाल यादव, रोहिणी आचार्य का इस बार वो जीत गई है। रोहिणी आचार्य चुनाव जीत जी, और रोहिणी आचार्य की बात करें तो वो चुनाव हार गई हैं। काफी मेहनत की थी, काफी कोशिश की थी, उनका मुकाबला बीजेपी के बड़े नेता जो राजीव प्रताप रूडी हैं उनसे था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाई है। इसके अलावा पटना साहिब सीट की बात करें तो वहां से रविशंकर प्रसाद एक बार फिर से जीत गए हैं। कांग्रेस ने यहाँ से मीरा कुमार जो कि लोकसभा स्पीकर रही थी, उनके बेटे को टिकट दिया था, लेकिन वो जीतने में कामयाब नहीं रहे। लेकिन कांग्रेस के पुराने गढ़ सासाराम जो है, वहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। बीजेपी ने यहाँ अपने पुराने जो MP उनके थे छेदी पासवान, उनका टिकट काट दिया था। पिछली बार याद होगा मोहन जी की रामनवमी के टाइम पर यहाँ पर काफी सांप्रदायिक जो हिंसा हुई थी सासाराम में, और कहा जाता कि इसका नुकसान हुआ था बीजेपी की छवि को। सासाराम में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। शिवहर सीट को लेकर काफी चर्चा चल रही थी। यहाँ से JDU ने लवली आनंद को टिकट दिया था। आनंद मोहन जो कि बाहुबली नेता रहे थे, कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आए थे, उनकी पत्नी जीत गई है JDU की टिकट पर। और सिवान से जो है शहाबुद्दीन की पत्नी निर्दलीय खड़ी हुई थी हिना साहब, वो हार गई हैं। यहाँ से JDU ने जीत दर्ज की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जजवाड़े। एक छोटा सा विराम ले रहे हैं, वापस आते हैं। तो हमने बिहार का जिक्र कर लिया, हम महाराष्ट्र चले गए और उसके बाद हमने सबसे ज़्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की। लेकिन इस समय हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल पर नज़रें, संजीव जी, कितनी तगड़ी नज़रें थी? भाई पश्चिम बंगाल तो उन राज्यों में था जिस पे बीजेपी गेन करने की उम्मीद रखती थी कि जो कुछ राजस्थान में हारेंगे, इधर हारेंगे, महाराष्ट्र में हारेंगे, वो हम पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वगैरह में हम इम्प्रूव करेंगे अपनी टैली। लेकिन हुआ उसका ठीक विपरीत। पश्चिम बंगाल में तो पिछली बार के आंकड़ा नहीं तय कर पाए, पहुंच पाए। पश्चिम बंगाल की बात करें संजीव जी, तो एग्जिट पोल जो है वहाँ पर बिल्कुल गलत साबित हुए हैं। सही कहो। यहाँ 42 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 30 और एनडीए को 12 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। और पिछली बार बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। उसने संदेश खाली का मुद्दा भी उठाया, इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी संजीव जी। पहले हम लोग सुन लेते हैं कि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने क्या कहा। मोदी जी का इतना अहंकार, इतना अमित शाह का अहंकार, इतना बीजेपी का अहंकार, इतना चीफ मिनिस्टर को लेके हर जगह में जैसे वो डाटा सबको थ्रेट किया। हमारा स्टेट में ऑल लीडर को थ्रेट किया फोन में, हमारा स्टेट में हर काउंसिलर को थ्रेट किया, हमारा स्टेट में हर MLA को थ्रेट किया। किसी का पास तो रुपया भी भेजा, वो तो हमारा जानकारी में है। 2-3 सीट में वो हम इंक्वायरी करके लेंगे। लेकिन बात ये बड़ा है, इतना जब्ती करने का बाद भी इंडिया जीता है और मोदी हारा है। इंडिया जीता, मोदी हारा, ये ममता बनर्जी कह रही है। वहाँ की जनता क्या कह रही है, ये सुनते हैं। कुछ भी नहीं है, मेरे को मालूम ही नहीं था बीजेपी का कौन खड़ा हुआ इधर। लेकिन कलकत्ता में सच देयर इज नो, वो नॉर्थ कलकत्ता में थोड़ा बहुत है, क्योंकि उधर नॉन बेंगोली लोग है, उनका थोड़ा बेस है। कालीगेट में बीजेपी बोल के कोई नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, बुद्ध में कुछ नहीं है। वो सब ममता बनर्जी इतना काम किया है जो बीजेपी धर्म आएगा नहीं कभी यहाँ, कभी कुछ अस्पताल बत्ती भाई कोई सब ममता बनर्जी करता है। TMC लोग हर साल हर दिन 24 घंटा TMC लोग रहता है। हम लोग को तो 35 सीट आने का अच्छा है। कांग्रेस को तो एक मिलेगा तो मिलेगा, और का नहीं तो नहीं मिलेगा वो लोग का कुछ।
ये एग्जिट पोल जो आया है 400 पार, मोदी जी ने नारा दिया था, वो होना ही है। पूरा देश, पूरा दुनिया देख रहा है मोदी जी ने क्या किया भारत के लिए, कितना हम लोग आगे चले गए, कितने समृद्ध बने हैं हम लोग, सब देख रहा है। तो आप सुन रहे थे कोलकाता से कुछ आवाज़ें, और हमारे साथ सीधे फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सलमान रावी। सलमान जी, आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि बीजेपी खुद और ज़्यादातर पोलस्टर्स और एग्जिट पोल बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार से भी बेहतर रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ? देखिए, ये जो अब घूमकर लोगों के बीच में बात करके, आम लोगों से बात करके, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात करके ये तो समझ में आया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बहुत अंडर एस्टिमेट करके चला भारतीय जनता पार्टी ने। और जिस तरह का माहौल बना था संदेश खाली को लेकर, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका यही है कि संदेश खाली की सीट ही भारतीय जनता पार्टी हार गई, वो भी बहुत बड़े मार्जिन से। और लगभग जो है बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, उनको नुकसान का सामना करना पड़ा। और ये वो जगह है पश्चिम बंगाल जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था यहाँ पर जब उनका दौरा था। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने लगातार कई दौरे यहाँ पे किए, रोड शो किया और सबसे ज्यादा सभाएं हुई इनकी। उन्होंने कहा था कि अगर सबसे ज्यादा एडवांटेज बीजेपी को कहीं मिलेगा किसी स्टेट में तो उसका नाम है पश्चिम बंगाल। लेकिन उसी हिसाब से एग्जिट पोल्स भी आए जैसे आपने कहा, लेकिन वो एग्जिट पोल्स जो है वो बिल्कुल जनता का जो मत था उससे बिल्कुल अलग थे। और खास तौर पर जो ये इलाके हैं जैसे जिनकी सीटों को लेकर चर्चा हो रही थी, महुआ मोइत्रा, अभिषेक बैनर्जी, ये सारे लोग जीत गए। खास तौर से जो हार हुई है रेखा पात्रा की, जिसको जो पोस्टर वुमन जिसको बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली की, उनको भी करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसमें यह है कि कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है, चूंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी को यूसुफ पठान ने टीएमसी के टिकट से हरा दिया। तो कांग्रेस और वाम का ये समझा जा रहा था कि थोड़ा रिसरेक्शन होगा इस बार की लोकसभा के चुनाव में, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया और वो सपना जो है वो सपना ही रह गया, क्योंकि यहाँ संगठन भी कमजोर रहा। हाँ, एक बात बताइए कि ममता बनर्जी शुरू से कहती आ रही थी कि वो मतलब इंडिया गठबंधन में यहाँ तो एकला चलो, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एकला चलो, और वैसे वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। इसका क्या कुछ असर पड़ा या कुछ नहीं? इसका असर तो पड़ा है, क्योंकि उनको अब देखिए ना कि अधीर रंजन चौधरी जैसे बड़े कद के नेता जो कभी चुनाव हारते नहीं थे, उनको हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। तो शायद ये रणनीति जो है वो काम आई तृणमूल कांग्रेस की, और यही चीज जो है वो अंडर एस्टिमेट करके चला शायद भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का जो की जो ग्रिप है बूथ के लेवल पर, जब से उन्होंने यहाँ पर विधानसभा के चुनाव में अपनी जीत दर्ज की थी, उसके बाद से जो बूथों को लेकर काम किया है, तो वो जो है वो बिल्कुल उसी फॉर्मूले पे काम किया है कि जिस पर कभी वाम मोर्चा काम किया करता था। तो वहाँ ये बूथ मैनेजमेंट में तृणमूल कांग्रेस का जोड़ जो है वो ढूंढ नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी, वहां पर काउंटर नहीं कर पाई। और यही वजह है कि शायद जो राजनीतिक विश्लेषक है जिनसे मैं बात भी कर रहा था आज, उनका भी यही मानना है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की चूक हो गई। वो भावनाओं में रहकर ज्यादा उसने जो है सहारा लिया बनिस्बत इसके के ग्राउंड पे जाकर बूथ मैनेजमेंट। जी सलमान, ये जानना चाहेंगे कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी बताया जा रहा था, और संदेश खाली के मामले में ममता बैकफुट पर भी एक तरह से आती हुई दिखाई दे रही थी। अब इतना जो शानदार प्रदर्शन हम देख रहे हैं, तो उसे आप किस तरह से देखते हैं? तो इससे तो साबित हो जाता है, जैसे कि राजनीतिक विश्लेषक यहाँ बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था, अभी आनंद बाजार पत्रिका के संपादक जो थे डिजिटल तापस सिंह, वो भी यही कह रहे थे कि एक तरह का परसेप्शन, क्योंकि प्रोपेगेंडा वार में उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड था, लेकिन क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी वैसी थी नहीं जैसा कि प्रोजेक्ट किया जा रहा था। तो और यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से भी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। जी सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुशीला, अब इसका जो पड़ोसी राज्य है वो ओडिशा है, और ओडिशा पर वैसे भी नज़रें इसलिए लगी हुई हैं क्योंकि नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और साथ में राज्य का विधानसभा चुनाव भी हुआ है। सीधे वरिष्ठ पत्रकार संदीप साहू को शामिल कर रहा हूँ। संदीप, सबसे पहले तो ज़रा ओडिशा की तस्वीर साफ कर दीजिए कि तस्वीर क्या कह रही है। देखिए, अभी ये स्पष्ट हो गया है कि लोकसभा के चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिला है। 21 में से 19 सीट में वो जीत दर्ज कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हालांकि फाइनल
परिणाम अभी आए नहीं है, लेकिन जितना बढ़त बना ली है भाजपा ने, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि 19 सीटों में उनको कम से कम 18 सीट में उनको जीत मिल रही है। और विधानसभा में भी करीब 80 सीट, 79 या 80 सीट में उनको जीत मिल रही है, जो मेजॉरिटी मार्क 74 से 5 या 6 संख्या में अधिक है। इससे स्पष्ट हो गया है कि अगली सरकार उड़ीसा में भाजपा की बनने जा रही है और नवीन पटनायक के 24 साल के सरकार का अंत हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री राजभवन गए और अपना इस्तीफा सौंपा, और अब जैसा कि प्रधानमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि 10 तारीख को भाजपा का नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा। कोई नाम निकल रहा है? अभी तक तो कोई इस बात पे भाजपा के यहाँ के जो नेता हैं, कोई ये मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नाम के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जितना मैं समझ रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान एक नाम जरूर है जो कुछ लोग मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। काफी दिनों से उड़ीसा के लेकिन इस समय बीजेपी एक सांसद कम अफोर्ड कर सकती है क्या? संदीप साहू, संजीव श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, नमस्ते। ये बताइए जी कि इस हार में पांडियन साहब का क्या भूमिका रही? ये जो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि उड़ीसा तमिलियन को सौंप दोगे, क्या इस बात ने जोर पकड़ा था जमीन पे? बिल्कुल आपने एकदम सही पकड़ा है। और सबसे बड़ा कारण अगर कोई है बीजेडी के हार की, तो वो पांडियन है। और जिन्हें थोपने की कोशिश की गई, पूरा पार्टी का और पूरा प्रशासन का जिम्मा उनके हाथों में थमा दिया नवीन पटनायक, और खुद भी एक तरह से मैदान में पूरी तरह से आए नहीं, बीच बीच में प्रचार करते हुए नजर आए, लेकिन जब भी आए तो पांडियन उनके बगल में जरूर नजर आए। तो अब पांडियन का होगा क्या? ना घर के ना घाट के आईएएस छोड़ चुके और यहाँ सरकार गई। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। और जहां भी जाइए आप पूरे उड़ीसा में, हर जगह यही चर्चा थी कि ये कैसी बात है कि हाँ, अभी भी नवीन पटनायक अभी भी सबसे अधिक लोकप्रिय नेता बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका ये जो निर्णय था कि एक बंदे को सारा सत्ता थमा दिया जाए, इसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसके खिलाफ मतदान किया, जिसका खामियाजा अभी मोहनलाल जी, अगर नवीन पटनायक 40 दिन और चीफ मिनिस्टर रह जाते तो इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर का डिस्टिंक्शन उन्हें मिलता, जो अब नहीं मिलेगा। हाँ, और एक बात ये भी बता दूं कि इस बार जैसे चैमलिंग की तरह इस बार वो भी नवीन पटनायक जी ने भी 2 सीट से कॉन्टेस्ट कर रहे थे और एक में लगभग हार की कगार पर है, जो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट कहा जा सकता है। जी, तो संदीप साहू बहुत बहुत शुक्रिया। और सुशीला, अब जरा दक्षिणी राज्यों की बात कर लें। जी, सबसे पहले अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में पिछली बार बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस ने केवल 1 सीट जीती थी। इस बार वहां कांग्रेस की सरकार भी है और ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी से बेहतर होगा। संजीव जी, आप भी कर्नाटक गए थे, तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी का किस तरह का रहा है कर्नाटक में? बीजेपी का प्रदर्शन कर्नाटक में अगर अपेक्षाकृत कंपेयर करिए दूसरी जगहों से तो इतना बुरा नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे राज्य का विधानसभा का चुनाव वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एक तो वहाँ पे कास्ट कॉम्बिनेशन मैनेज किया, येदियुरप्पा के बेटे को राज्य पार्टी अध्यक्ष बनाया, जेडीएस के साथ टाई अप कर लिया, तो लिंगायत और वोकल लिंगा की कॉम्बिनेशन उनके लिए थोड़ा काम कर गई, अच्छी सीटें ले आए। और दूसरा, विधानसभा चुनावों में हम कर्नाटक जब घूमे थे तब भी हमने ये ध्वनि सुनी थी ज़मीन पर कि अभी हम कांग्रेस के लिए मतदान कर रहे हैं या बीजेपी के विरोध में कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी को वोट देंगे। तो ठीक ठाक सीट्स मिली हैं उन्हें कर्नाटक में। और जो तेलंगाना है, तेलंगाना भी आप गए थे जब हम लोग बात कर रहे थे, तो तेलंगाना में तो मैं कहूँगा कि रेवंत रेड्डी की जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल सटीक निकली। मेरे ख्याल से कांग्रेस ने वहाँ 11-12 सीटें जीती हैं। और हाँ, कर्नाटक में इस समय जो लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटें और जो नेशनल कांग्रेस है 9 सीटें और जनता दल जो सेकुलर है वो 2 सीटों पर है, और जो अदर्स हैं उनके पास, उनके खाते में कोई सीट नहीं है। तो मतलब बेसिकली 20 सीट जीत गई, 28 में से, पिछली बार 28 में से 26 जीती थी, तो नुकसान हुआ। लेकिन देखिए, यूपी के मुकाबले तो बहुत कम हुआ। बट तेलंगाना में नंबर 1 पार्टी बनी कांग्रेस, और बीजेपी पिछली बार का परफॉर्मेंस भी नहीं रिपीट कर पाई। पिछली बार 4 सीट थी शायद लोकसभा में बीजेपी की, इस बार 3 रह गई है।
तो तमाम बीआरएस के कोलैप्स का फायदा जो सोचती थी बीजेपी हमें मिलेगा और हम 6-8 सीट ले आएंगे, वो जमीन पे परिलक्षित नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश में इस बार बीजेपी ने टीडीपी और पवन कल्याण के साथ गठबंधन किया था। उनका प्रदर्शन शानदार रहा और आंध्र में तो टीडीपी ने विधानसभा चुनाव भी जीत लिया। तो केरल में बीजेपी एक सीट जीतने में कामयाब रही है। कौन सी सीट? त्रिशूर से सुरेश गोपी ने सीपीएम के उम्मीदवार जो है वो सुनील कुमार उनको हराया। केरल में बीजेपी का कुछ था नहीं, वही तो। वो एक सीट जीत गया। वो बड़ा राजीव चंद्रशेखर से उम्मीद लगाए बैठे थे कि केंद्रीय मंत्री हैं, तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर को हराएंगे। अरे जो अरबपति व्यक्ति हजारों रुपए का इनकम टैक्स भरा, जिसकी ये खबर आई, उसी दिन से लोगों को लगा हुआ कि भाई इस आदमी को कैसे हम जिता के लोकसभा भेजें। कुल मिला के वहाँ पे बड़ा क्लियरली पोलराइज इलेक्शन था और इसीलिए कांग्रेस और वामपंथियों ने एक दूसरे के सामने, यूडीएफ और एलडीएफ एक दूसरे के सामने रहे, जिससे विपक्ष की जमीन कहीं बीजेपी नहीं हथिया ले। हाँ। तो जैसे पंजाब में आप और कांग्रेस साथ मिल आमने सामने लड़े, उसी तरह से वहाँ एलडीएफ यूडीएफ आमने सामने लड़े, जिससे कि बीजेपी बाहर रहे। बीजेपी फिर भी एक सीट जीती है, उपलब्धि है छोटी मोटी, बहुत बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए केरल में सीट जीतना। तेलंगाना की हम बात कर रहे थे और तेलंगाना के बारे में बता दूं कि बीजेपी जो है 8 सीटों पर, जो कांग्रेस है वो 8 सीटों पर, लेकिन जो भारत राष्ट्र समिति है वो 0 सीट, मतलब 8-8 सीटें। हाँ। तेलंगाना में फाइनल टैली, मतलब रुझान कह सकते हैं, रुझान। तो ये तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। सॉरी, मुझे ऐसा ध्यान था कि 3 है। हाँ। तो 8-8 तो 50-50 हो गया वर्चुअली, और 1 सीट ओवैसी जीतेंगे, 17 सीट है वहाँ। तो अगर यही रुझान परिवर्तित होते हैं तो फिर तो बीजेपी संतुष्ट होनी चाहिए अपने प्रदर्शन से तेलंगाना में। जरा बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर पे सबकी नज़र थी और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के रिजल्ट हैं, सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन हुए, इसी पर बहुत बड़ी बहस थी और ये देखा जा रहा था। तो ठीक ठाक मत प्रतिशत रहा। मत प्रतिशत वहाँ बोलेंगे कि पहले के मुकाबले बहुत अच्छा। एब्रोगेशन हुआ था उसके बाद से, 370 के बाद से जो है पहली बार जो चुनाव हुआ उसमें बहुत अच्छे खासे लोगों ने आके मतदान किया था। लेकिन महबूबा का हारना, महबूबा मुफ्ती वहाँ पर हार गई। उन लोगों को लग रहा था कि वो कुछ मतलब कमाल दिखा सकती हैं, उनका चेहरा था, तो वो हार गई। उमर अब्दुल्ला जो है वो भी हार गए। तो ये बड़ा झटका, जो 2 बड़े चेहरे थे वही हारते हुए दिखाई दे रहे। तो ये क्या, किस तरह से देखेंगे संजीव जी कश्मीर में? मतलब अगर इन दोनों का हारना तो बहुत बड़ा मैसेज है कि मतलब जो इस्टेब्लिश्ड लीडरशिप वैली की थी, घाटी की, या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, 2 ही पार्टी, तो दोनों नेता निपट गए। तो ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है इन दोनों पार्टीज को, दोनों नेताओं को। और कहीं ना कहीं जीता वहां कौन मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट कहीं ना कहीं बीजेपी का विंडिकेशन हुआ है, आर्टिकल 370 को हटाए जाने का विंडिकेशन हुआ है। अगर मैं बात करूं जो बाकी राज्य हैं, जैसे कि पंजाब की अगर हम चर्चा करें या फिर मध्य प्रदेश की हम चर्चा करें, जिनके बारे में, गुजरात का कोई जिक्र नहीं कर रहा। गुजरात में तो मतलब भारतीय जनता पार्टी पहले भी थी और भारतीय जनता पार्टी आज भी है। 1 सीट कम हो गई, 1 सीट कम हो गई, वो कांग्रेस के खाते में चली गई। तो कोई भी विश्लेषक इनकी चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? इनकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसमें कमोबेश 2019 की परफॉर्मेंस रिपीट हुई है। एमपी में सीट बढ़ गई बीजेपी की, 29 सीट आ गई, शायद 29 रुझान अभी तक आ रहे हैं, और वहाँ पे 1 सीट हारी। देखिए, गुजरात और मध्य प्रदेश बीजेपी, हिंदुत्व, आरएसएस की सबसे बड़ी लैब रही हैं और कामयाब लैब रही हैं। तो वहाँ पे ज़मीन पर कोई परिवर्तन नहीं होना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए। लेकिन कोई हैरान भी नहीं है इससे कि ये दोनों स्टेट्स तो ऐसी थी जहाँ बीजेपी की जड़ें बहुत मजबूत हैं। राजस्थान में हिली वो जड़ें, हरियाणा में, राजस्थान से ही मैं बात करना चाह रही थी। आप राजस्थान से आते हैं, वहाँ किस तरह का देखते हैं कि क्या रहा, मतलब कि बीजेपी और कांग्रेस का जिस तरह का प्रदर्शन रहा उसे किस तरह से देखते हैं? राजस्थान में तो बीजेपी ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, जिसको कहते हैं। गलत टिकटों का बंटवारा किया, जाटों को नाराज किया, तो इन सब की वजह से वहाँ पे एक गलत मैसेज चला गया। फिर आपने एक बिल्कुल फर्स्ट टाइमर जिसको कोई जानते ही नहीं, उसको अपनी मुख्यमंत्री बना दिया, मतलब उस तर्ज पे कि हमारी जो इच्छा होगी हम करेंगे, हम जिसके सर पे चाहे हाथ रख देंगे, जिसको मतलब कहीं से कहीं फर्श से अर्श पे पहुंचा देंगे। तो ये जो मैसेजिंग हुई, गलत टिकट्स बटे और फिर कुछ जनता का इस तरह का मामला बना, तो पूरी जाट बेल्ट जो नाराज हुए टिकट बंटवारों से, और इधर पूरी ईस्टर्न राजस्थान में जो सचिन पायलट का गढ़ था, वहाँ पे जिस तरह से गुजर मीना एक हुए
और उन्होंने मतदान किया है कांग्रेस के पक्ष में और बीजेपी के विरोध में, उससे राजस्थान ने एक तरह से इस पूरे इलेक्शन की दिशा और दशा तय की। सबसे पहले वहीं चुनाव हुए थे, पहले 2 चरण, और जब वहां पे हार रही है बीजेपी, ये खबर चारों तरफ फैली, तो बाकी जगह भी एक मोराल बूस्टर की तरह रहा विपक्ष के लिए और बीजेपी के लिए एक मोराल डाउन होना रहा। और आपको ध्यान रहे तो पहले 2 फेजेस के बाद ही प्रधानमंत्री की भाषा, तेवर और कलेवर भी बदला। वो कहाँ मोदी की गारंटी से सीधे इस पे आए, मंगलसूत्र पे, है ना, आपका आरक्षण लेके मुसलमानों को दे देंगे, बच्चों की बात हुई। तो जो पूरा कैरेक्टर इस इलेक्शन का बदला है और मूड इस इलेक्शन का बदला है, उसकी शुरुआत कहीं राजस्थान से हुई है। अच्छा, बहुत चर्चा में रहा कि संविधान बदल देंगे, और ये जो संविधान बदल देंगे, आज अभी हम राहुल गांधी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन बुक भी लेके बैठे हुए थे अपने सामने। तो ये जो संविधान बदल देंगे, क्या कुछ मुद्दे जो काम कर गए विपक्ष के लिए, उसमें ये मुद्दे भी हैं? बिल्कुल, और वो कोई मुद्दा विपक्ष ने अपनी दिमागी कोई उनके उपज थोड़ी आई एकदम से। बीजेपी के नेता ही बोले 400 इसलिए जरूरी है कि फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरी आवश्यक फेरबदल कर सकें। और ऐसा मुद्दा पहली बार विपक्ष ने कुछ समझदारी दिखाई कि इस मुद्दे को लेके उड़ गए, और वो आज ही कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके नहीं बैठे थे, वो पूरे अभियान में, चुनावी कैंपेन में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हिलाता रहे कि बदल। तो उससे एससी और जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है उसके मन में धीरे धीरे ये बात धर कर गई कि अरे ये 400 आ जाएंगे तो फिर हमारा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। वो गलत प्रचार था विपक्ष का, ऐसा शायद नहीं करती। और फिर लेकिन फिर बीजेपी कहते कहते थक गई कि हम नहीं करेंगे चेंज। लेकिन अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, एक बार तीर निकल गया तो फिर शब्द की तरह से वापस आ नहीं सकता। संजीव जी, हम अपने लिसनर्स को बता दें कि इस समय जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, वहां पर जनता से बात भी करेंगे। इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और देश भर से टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता और भारत की यशस्वी जनता, आज ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज इस धन्यवाद मोदी जी को देने के लिए और विजय उत्सव मनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में उत्साह के साथ आए हुए हैं कार्यकर्ता। तो संजीव जी, जनता को धन्यवाद अदा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, और हमेशा वो करते भी हैं, कार्यकर्ताओं से पार्टी के मुख्यालय में बात करते हैं और कुछ देर बाद वो कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। अब हम जरा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं और थोड़ा सा अब विस्तार में इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटी बात कह दूं कि बड़े दिनों बाद सुना मीडिया को धन्यवाद देते हुए किसी बीजेपी के बड़े नेता को। नहीं भाई, एग्जिट पोल में 400 का आंकड़ा पार करवा दिया तो धन्यवाद तो देना पड़ेगा। नहीं, आज इस घड़ी में जब 240 पे सिमट रही है पार्टी, तो अब मुद्दे की बात यह है कि सरकार, गठबंधन को पूरा बहुमत है, लेकिन सवेरे से कैलकुलेशंस जो है ना वो चल रहे हैं, और जिसकी हम बात शुरू में कर रहे थे, कैलकुलेशन को बैठाने के लिए 2 चेहरे सामने आ रहे हैं। एक हैं नीतीश कुमार और जो दूसरे हैं चंद्रबाबू नायडू। और दोनों का इतिहास अगर हम लोग देखें तो दोनों ही जो है पलट जाते हैं एक तरह से। तो क्या कहेंगे कि फ्यूचर में, जिस तरह से ये भी बात खबरें आ रही थी कि प्रधानमंत्री ने चंद्रबाबू नायडू से भी बातचीत की है, तो क्या देखते हैं आप कि क्या समीकरण हो सकते हैं? क्योंकि आज जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि जो गैप है, जो अंतर है, अगर मान लीजिए कि 233 या 232 के आसपास रहते हैं और विपक्ष को 272 चाहिए, और ये एग्जैक्ट 40 का जो नंबर है वो नीतीश कुमार प्लस इनके साथ, नायडू के साथ मिलके आता है। अब नायडू साहब का इतिहास ये भी रहा है कि एक समय वो मोर्चा के संयोजक थे और वो खुद ही जो है वो चल दिए, और नीतीश कुमार के बारे में सब जानते हैं। तो ये जो गणित है, ये जो कयास है, क्या कहें? नीतीश कुमार तो मौसम की तरह बदलते हैं। तो नीतीश कुमार तो मौसम की तरह बदलते हैं। हाँ। देखिए, बात यह है कि एक बात तो तय हो गई कि ये गठबंधन सरकार बिना नायडू और नीतीश की बैसाखी के नहीं चल सकती। इसका मतलब है कि जो सत्ता की चाबी है, किंग मेकर। लेकिन ये बैसाखी अब बीजेपी के गले में घंटी बन गई है, क्योंकि बैसाखी तो है, आप उनके सपोर्ट के बिना चल नहीं सकते।
लेकिन ये दोनों ऐसे उस्ताद राजनीतिज्ञ हैं, पुराने मंझे हुए और खास तरह के बुद्धि रखने वाले पॉलिटिकल सोच के, कि अब वो अपनी पूरी इस पावर इक्वेशन में अपनी पूरी मतलब तलाश कीमत वसूल करेंगे जी, कि हमको ये दीजिए, तब हमारा समर्थन रहेगा। संजीव जी, केसी त्यागी की जरा हम आवाज सुनते हैं और उनसे नीतीश कुमार के रोल को लेकर और जो बिहार में जिस तरह के नतीजे आए हैं उस पर लेकर उन्होंने क्या कहा। देखिए, इससे भी कंफर्टेबल पोजीशन में हम 2010 में थे, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे। 242 के हाउस में हमारे 118 एमएलए थे, तब भी हम एनडीए में रहे। कुछ मामलों को लेकर के अतीत में विवाद हुए, हम तब भी नंबर 1 पार्टी थे। और अगर पिछले विधानसभा चुनाव में हमारी सहयोगी पार्टी चिराग पासवान की, अगर उनके साथ तालमेल अगर हम लोगों का हुआ होता, तो भी हम सबसे बड़ी पार्टी थे। नीतीश कुमार जी वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट और जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जिनको कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले की समूह बोलते हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है। कई बार लोगों को लगता है जैसे नीतीश कुमार जी की पॉलिटिकल यूटिलिटी कम हो गई है, ख़राब हो गई है, कभी रिटर्न ऑफ करते हैं। आज के चुनाव नतीजों ने बताया कि नीतीश कुमार ने सिर्फ और सिर्फ जेडीयू ने बिहार को उत्तर प्रदेश होने से बचा लिया। जैसे उत्तर प्रदेश में तमाम बैकवर्ड इकट्ठा होकर के इंडी गठबंधन के साथ है, नीतीश कुमार जी ने उसको रोका भी। तो नीतीश कुमार के बारे में केसी त्यागी बात कर रहे थे, तो अब नजरें इस पर हैं। लेकिन एक और नेता हैं डीएमके के, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी के, जिन्होंने कहा कि डीएमके के दरवाजे भी हमारे लिए खुले हुए हैं। डीएमके ने खोले हुए हैं कि नहीं, ये तो चाहेंगे कि वो दरवाजे खुल जाए। हालांकि तमिलनाडु में बीजेपी कोई खाता नहीं खोल पाई है कि पूरी यूपीए 2 के हिस्से में जो बदनामी और रुसवाई आई, उसके प्रणेता डीएमके के मंत्री थे कि राजा है ना, ये क्या नाम है, मारन, ये लोग सब टेलीकॉम और ये सब मिनिस्ट्रीज। तो अब अगर डीएमके आती है, मैं कह रहा हूँ कि ये जो नीतीश और नायडू की बैसाखी है वो गले में घंटी बन गई है, तो आप देखिए डीएमके आ गई तो गले में घंटा बन जाएगी। लेकिन अब थोड़ा सा इसकी कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। सुशीला, अगर हम 2019 के प्रदर्शनों की बात 2014 और 19 का करें कंपैरिजन, 2014, 2019 और 2024, 3 हमारे पास 3 बार सरकार, अगर इसका प्रदर्शन देखें तो बीजेपी की चुनौती खुद को मतलब 2019 से है या 14 से है? दोनों के सामने ही फेल हो गई ना इस बार, तो 14 के सामने भी विफल रही है और 19 के सामने भी। देखिए, अगर नॉर्मल पॉलिटिकल टर्म्स में हम बात करें तो तीसरी बार सरकार बनाने की कवायद में 240 सीट के आसपास लाना कोई बुरा प्रदर्शन नहीं है। लेकिन चूंकि मोदी जी ने अपने 56 इंच के उसमें और उसे जो पूरा प्रचार अपना माइलस्टोन ही इतना आगे कर दिया था, 400 पार, 300 पार, फलाना पार, ढिकाना पार, तो उस चक्कर में जब आप 240 में निपट रहे हैं, जो किसी ने बड़ा अच्छा कोट अभी भेजा है कि ये इलेक्शन रिजल्ट ऐसा है जब बीजेपी को जीत के भी लग रहा है वो हार गए और विपक्ष को हार के भी लग रहा है वो जीत गए। अच्छा, देखिए वही मैं कह रहा था ना कि ढोल नगाड़े दोनों ओर बज रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये भी लोगों को पता था, मतलब कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मोदी का चेहरा ही अब की बार भी दिखाई दे रहा था, जो पिछले 2 चुनाव में दिखाई, 2 टर्म्स में हम लोगों को दिखाई दिया, इस बार भी था। लेकिन वो पूरी चमक जो थी वो पूरी तरह से फीकी थी। बिल्कुल, 240 अगर उनके सांसद हैं तो उसमें 230 तो मोदी के नाम पे आए हैं। ये भी इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मोदी का नाम और चमक और धमक और उनका पूरी जो आभा मंडल है वो आपको बहुमत के पार नहीं करा पाया और बहुमत से 30 नीचे छोड़ दिया। क्या संदेश देना चाहती है जनता, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं लेकर आए, महिलाओं के लिए भी योजनाएं लेकर आए, तो क्या कमी कहाँ रह गई बीजेपी की तरफ से? जनता अहंकार और दर्प किसी का नहीं स्वीकार करती आफ्टर अ टाइम। आप अपने कायदे में रहिए, सीमाओं में रहिए, कपड़ों से बाहर निकलेंगे तो जनता निपटाएगी। सो ये जो एक बड़ा मैसेज है, बाकी सारी बातें, जैसे एक पुराना स्प्राइट का ऐड आता था किसी कोल्ड ड्रिंक का, सिर्फ वो बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। तो उसी तरह से ये जितनी कास्ट, फलाना ढिकाना, ये वो अलग अलग, बुनियादी बात इस इलेक्शन वर्डिक्ट की ये है कि अगर आप जनता को और पूरे सिस्टम को फॉर ग्रांटेड लोगे और जिस तरह से चाहो उसको चलाने की कोशिश करोगे, वो शायद जनता पसंद नहीं करती। अब हमारे पास सिर्फ इस पॉडकास्ट में 2 मिनट का वक्त है, जिसमें ये समझाइए कि अब भाई मोदी जी बन गए मान लीजिए, तो क्या सरकार गतिरोध का सामना नहीं करेगी
या फिर सरकार चलाना उतना ही आसान होगा जितना पहले था? इस बार विपक्ष जो है मजबूत स्थिति नहीं, में विपक्ष दिख नहीं, रहा विपक्ष है। तो बाद में देखिए, पहले अंदर। भाई इस बार सारी की सारी चुनौती ये है कि मोदी जी के 10 साल प्रधानमंत्री कार्यकाल में सत्ता में किसी की भागीदारी नहीं थी सिवाय मोदी जी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के। अब अगर वो सत्ता में भागीदारी बढ़ाएंगे, लोगों को हिस्सेदारी देंगे, कई लोगों की सुनी जाएगी, कई लोगों की चलेगी, तो सरकार चल जाएगी। मतलब गठबंधन सरकार के धर्म की पालना करेंगे तो ये सरकार चलाएंगे। लेकिन मतलब वाजपेयी मॉडल लेना पड़ेगा। वाजपेयी मॉडल लेना पड़ेगा, लेकिन वो मॉडल मोदी जी ने अभी तक जीवन में उनको कोई अनुभव ही नहीं है उस मॉडल का। 2002 से लेकर 2024 तक 3 बार मुख्यमंत्री की तरह और 2 बार प्रधानमंत्री की तरह उन्होंने तो एक छत्र राज किया है। अब वो एकदम से समन्वय और कंसेंसस की पॉलिटिक्स करना की थोड़ी प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना। तो अब वो कितना उस नई भूमिका में स्वयं को ढालते हैं, उसी पे इस सरकार की लॉन्जेविटी और मोदी साहब का कार्यकाल निर्भर करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव, आपका वक्त हमने लिया, आप दफ्तर में आए, स्टूडियो में आए, मुझे तो आनंद आ गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल, वक्त यही है 7:30 बजे।